Good morning, viewers. And today we are here with a new episode at MediChit Chat. And we are so lucky to have Dr. Sriram Gopal. He's a very senior gynecologist. Today we are going to discuss something about fibroid uterus. ये जो फाइब्रॉयड की गांठ होती है उसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट हम कुछ शुरू करें उसके पहले सर आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं. मेरा नाम डॉक्टर श्रीराम गोपाल है और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ. मैं पिछले 25 ईयर्स से 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मेरा जो अंडरग्रेड हुआ था वो हुआ था जे हॉस्पिटल या ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई से. मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएट हुआ था गायनेक में वो हुआ था सेंट जीएस मेडिकल कॉलेज, जिसको हम केएम हॉस्पिटल्स के नाम से जानते हैं. और मैं पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. काफ़ी साल हो गए सर. सर हमारी आज की जो फोकस था वो था फाइब्रॉइड्स के बारे में. तो आजकल तो इतना कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट्स सिर्फ फाइब्रॉइड की रिपोर्ट लेके चले आते हैं. तो आपके प्रैक्टिस में जो पेशेंट असिम्टोमेटिक है, यानी जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन वो किसी कारण से सोनोग्राफी कराने गए थे और कोई फाइब्रॉइड की गांठ लेके आते हैं, तो आप उन्हें कैसे आप उनको एनालाइज करते हैं? जैसे सिंपल तरीके से नहीं बता सकते, पर अगर सिंपल तरीके से बताना है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर फाइब्रॉइड से आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वो आप उसको पीरियडिकली, मतलब हर 1-6 महीने साल भर में आप स्कैन करा सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे बढ़ रहा है वो. एंड कोई स्पेसिफिक इंडिकेशंस रहते हैं या रीजंस होते हैं जिसके वजह से आप उनको ऑपरेट करने की सोच सकते हैं. एक मैं बताता हूँ उनको कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कैंसर की गांठ नहीं होती. सबसे बड़ा वहम तो ये होता है कि ये गांठ है, ये कैंसर की हो सकती है या बड़ी हो सकती है एकदम से या फैल सकती है. फिर ये कैंसर की गांठ नहीं होती है और ये बहुत जल्दी बड़ी नहीं होती. तो मतलब फाइब्रॉइड हो तो इतना तो रिएश्योरेंस है कि इसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस ना के बराबर हैं. ना के बराबर है. अच्छा. और सर ये साइज़, अगर जैसे बाई चांस कोई पेशेंट असिम्टोमेटिक है और तो भी साइज़ बहुत बड़ा है गांठ का, तो उस पर कुछ हमारा मैनेजमेंट बदलता है? देखिए, ऐसा हुआ कि उस औरत की उम्र क्या है उसके ऊपर डिपेंड होता है. अगर वो 25 साल में की उम्र में आ जाए और उसका फाइब्रॉइड अगर 10 सेंटीमीटर का होगा, तो ये फाइब्रॉइड जब तक आपका मेनोपॉज नहीं होता है, यानी आपकी जब तक महावारी बंद नहीं होती तब तक ये ग्रो करेगा. धीरे धीरे से ग्रो करेगा, पर ग्रो करेगा. ये जो 10 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, इतना छोटा फाइब्रॉइड जो है 25 साल में, वो इतना बड़ा हो जाएगा और एक 25 साल में. तो इसीलिए उसको ऑपरेट करना ज़रूरी पड़ सकता है. आज नहीं तो कल या 2 साल बाद में. तो ऑपरेशन की ज़रूरत जब पड़नी ही वाली है तो जल्दी करें, जब अपनी सेहत अच्छी होती है तब करें, तो वो बेहतर होता है. तो कुछ केसेस में बड़े असिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड जो बहुत बड़ा रहता है उसमें कुछ कभी कभी ऑपरेशन लग सकता है. यस, ये हर एक स्त्री के जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रॉब्लम्स है या जिस कारण से वो आती है उसके ऊपर डिपेंड होता है. मतलब केस टू केस डिसाइड किया जा सकता है. हर एक इंडिविजुअल होता है इसके ऊपर. ये तो सर हमारा जो पहला सेगमेंट था, ये असिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड, जो कि बहुत कॉमन है. आजकल कोई फ़ोन करता है या मैसेज भेज देता है कि ये फाइब्रॉइड की गांठ है. ये फाइब्रॉइड होता क्यों है सर? अभी ये फाइब्रॉइड क्यों होता है ये अभी तक डेफिनेटली किसी को भी नहीं पता कि क्यों होता है. वैसे जैसे कैंसर भी क्यों होता है पता नहीं. जैसे आपके चमड़ी पे जो मस्से आते हैं या जो छोटे छोटे से ऐसे वॉट्स जो कहते हैं, वो टैग्स आते हैं, वो क्यों होते हैं, ये एक रीज़न अभी तक नहीं पता. पर पाया गया है कि किसी किसी एरियाज़ पे वो ज़्यादा होता है. जैसे कि आप अगर देखेंगे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में, नाइजीरिया में वगैरह, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स की इंसिडेंस है. एंड वहाँ पे तो फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो बड़े बड़े भी होते हैं. यहाँ पे फिर भी हम उतने ज़्यादा फाइब्रॉइड्स देखते नहीं हैं. पर अभी पिछले 10-15 साल से फाइब्रॉइड्स हमारे यहाँ पे भी काफ़ी कॉमन हो गए हैं. अच्छा. तो सर ये फाइब्रॉइड की गांठ जो होती है ये सिर्फ यूट्रस में ही होती है अधिकतर, या फिर और भी कोई साइट्स होते हैं जहाँ ये हो सकता है? ये फाइब्रॉइड की गांठ जो होती है नॉर्मली यूट्रस और उसके इर्द गिर्द जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसी में होती है. यानी कि आपकी जो बच्चेदानी है उसके ऊपर हो सकती है, उसके अंदर हो सकती है. बच्चेदानी का जो मुंह होता है, यानी जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, उसके ऊपर हो सकता है. बच्चेदानी को जो सपोर्ट करती है पेट में, जो लिगामेंट्स वगैरह हैं, जैसे राउंड लिगामेंट बोलते हैं, उस लिगामेंट्स में हो सकता है. पेल्विस जो जहाँ पे बच्चेदानी होती है उसके इर्द गिर्द भी हो सकता है. आपका अंडाशय होता है, बीज कोशिका, उसके ऊपर भी हो सकता है. और कई बार देखा गया है कि पेट में अन्य प्रकार के फाइब्रॉइड्स होते हैं, जो कि आपके जो पेट के अंदर जो चर्बी होती है वहाँ पे हो सकती है. कई बार तो जो आंतड़ियाँ होती है, मांसपेशियाँ होती हैं, उसके ऊपर भी हो सकती है. पर मैक्सिमम ज़्यादातर सबसे कॉमन जो है वो बच्चेदानी में ही Yes. होती है फाइब्रॉइड. अच्छा.
सर ये फाइब्रॉइड सिम्टमेटिक मतलब ये किस तरह की परेशानियां कॉज करता है किसी लेडी में? ये फाइब्रॉइड जो होता है वो लेट से अभी एक सिंपल करने के लिए कि ये बच्चेदानी में होता है, तो बच्चेदानी में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये अपने साइज़ के हिसाब से जो बच्चेदानी के आगे पीछे जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे बच्चेदानी के आगे जो ऑर्गन होता है वो होती है पेशाब की थैली, उसमें कुछ प्रेशर दे सकता है। बच्चेदानी के पीछे जो होती है वो रेक्टम या संडास की थैली होती है, उसके ऊपर प्रेशर देके तकलीफ दे सकता है। तो जब ये पेशाब की थैली में प्रेशर देता है तो पेशाब घड़ी घड़ी करना या फिर पेशाब रुक जाना, ऐसा भी हो सकता है। संडास में कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, या बार बार संडास करने जैसा महसूस होता है, वजन सा महसूस हो सकता है। अगर बच्चेदानी में हो तो ये माहवारी आपकी जो होती है यानी पीरियड्स के टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा टाइम के लिए हो सकती है। अगर फाइब्रॉइड्स अगर यूट्रस में हो और अंदर की तरफ हो तो प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ हो सकती है, यानी इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर ट्यूब्स के बगल में हो, जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी जो रहने में भी तकलीफ हो सकती है आपको। अच्छा सर, ये फाइब्रॉइड में नॉर्मली ब्लीडिंग ज़्यादा होती है ना, मतलब स्पेशली जो आपने कहा कि अगर वो अंदर की तरफ छोटा फाइब्रॉइड भी है तो वो औरतों को काफ़ी दिक्कत कर सकता है। यस, अगर ये अंदर की तरफ हो, मतलब अंदर की लाइन में फाइब्रॉइड जो अगर यूट्रस जो जैसे बोलते हैं एक थैली होती है, तो अंदर जगह होती है, अंदर की जो चमड़ी होती है उसके जस्ट नीचे अगर फाइब्रॉइड होगा तो जो पीरियड्स होते हैं, माहवारी होते हैं, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो सर जो फाइब्रॉइड है वो सिर्फ हम साइज़ के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट ना डिसाइड करके वो कितना सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है, स्पेशली ब्लीडिंग वाले, उस पर भी उसका ट्रीटमेंट डिपेंडेंट करते हैं ना? मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि फाइब्रॉइड ज़्यादातर सिम्टम के हिसाब से ट्रीट करनी चाहिए। अगर आप साइज़ के हिसाब से करें तो आपके पास टाइम होता है कि आज करिए, कल करिए, 6 महीने बाद करिए। पर अगर सिम्टम्स हो, जैसे कि बहुत ब्लीडिंग हो, पेन हो या संडास पेशाब में कुछ तकलीफ हो रही हो, तो फिर उसको तुरंत एड्रेस करना ज़रूरी होता है। सर आपने अभी डिस्कस किया था कि जो फाइब्रॉइड है वो इनफर्टिलिटी पेशेंट यानी जो औरतें माँ नहीं बन पा रही हैं उनमें ये काफ़ी कॉमन होता है, तो इसके लिए किस तरह के ऑप्शंस ट्रीटमेंट के अवेलेबल हैं अपने पास, और अगर कोई पर्सन सर्जरी करता है तो वो कितने दिनों के बाद अपना प्रेगनेंसी प्लान करे? ओके, अभी तो जिनको प्रेगनेंसी ठहरने में तकलीफ हो रही है उनका एक हम नॉर्मली 1 साल तक अगर ट्राई करने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो हम एक ऑपरेशन करते हैं जिसको हम लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ये दूरबीन का तपास होता है जहाँ पे पेट के अंदर या बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डाल के देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो अगर फाइब्रॉइड्स हो तो दूरबीन से अगर हम बच्चेदानी के अंदर से देखें तो ये जो अंदर वाले फाइब्रॉइड्स उसमें दिख जाते हैं, एंड अगर पेट में हो तो लैप्रोस्कोपी से देखा जा सकता है उसको। और हर एक फाइब्रॉइड को निकालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इनफर्टिलिटी हो यानी बच्चा ठहर नहीं रहा है और अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड हो तो उसे हम हिस्ट्रोस्कोपी से ही निकाल सकते हैं। अगर लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं और उसमें अगर दिख जाए कि एक फाइब्रॉइड है पर वो छोटा फाइब्रॉइड है, जैसे 2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है और वो नली के साइड पे नहीं है या नली को ब्लॉक नहीं कर रहे, नली मीन्स फेलोपियन ट्यूब जिसमें से बच्चेदानी के अंदर अंडा आता है, तो अगर वो ब्लॉक नहीं हो रहा तो उसके लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे अगर ये फाइब्रॉइड बड़ा है और या तो ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है प्रेगनेंसी ठहरने में, तो इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। सर तो ये लैप्रोस्कोपी मतलब जो मायोमेक्टमी की आप बात कर रहे हैं ये तो दोनों तरह से अवेलेबल है ना, हम लोग आज दूरबीन से या लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहते हैं, और दूसरा है जो हमारा ट्रेडिशनल ओपन मेथड है। तो किन पेशेंट में या किन केसेस में कौन सा बेटर रहता है ये आप नॉर्मली कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, ये जो लैप्रोस्कोपिकली यानी दूरबीन के जांच या जनरली बोलते हैं कि लेज़र से करते हैं, ओके, ये एक ऑपरेशन होता है। दूसरा ऑपरेशन जो होता है कि पेट चीर के काट के उसको निकाल देते हैं। दोनों भी ऑपरेशन अपनी जगह पे ठीक है, ये इस पर निर्भर करता है कि कौन वो ऑपरेशन करता है। अगर किसी सर्जन को लैप्रोस्कोपी आ रही हो, उसका लैप्रोस्कोपी स्किल्स जो है वो अच्छा हो, तो उसके हाथ में लैप्रोस्कोपी करना बेटर होता है। पर अगर कोई सर्जन हो जिसके लैप्रोस्कोपिक स्किल्स इतने अच्छे नहीं हो, अगर वो ओपन तरीके से कर सकता है तो वो ओपन तरीके से कर सकता है। मतलब वो भी इक्वली गुड है, उसमें कोई खास, और साइज पे भी डिपेंड
करता होगा, और साइट पे भी शायद सर। हाँ, अगर साइज पे देखा जाए, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो 7 8 बहुत 10 टाइम लगने सेंटीमीटर, वाला है तो बहुत। अगर टाइम लगने वाला है तो ओपन थोड़ा सा फास्टर हो जाता है। और अगर ज़्यादा हो, लाइक फाइब्रॉइड जनरली एक या दो नहीं होते, कभी कभी 8 10 15 20 लोगों ने तो ऐसे ऑपरेशन किए भी जहाँ पे 30 30 40 40 100 फाइब्रॉइड निकाले हैं। आपने भी जी। तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को अगर बहुत सारे हों तो बहुत सारा टाइम लैप्रोस्कोपी से लगता है, तो ऐसे समय पे ओपन करना जो कन्वेंशनल है वो मच बेटर होता है। एनेस्थीसिया टाइम भी थोड़ा बच जाता है और पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाती है बढ़ कभी जाती है, कभी ओपन definitely। करने में। Yes। तो ऐसा बायस ना रखें कि लेप्रोस्कोपी ही हाँ, बिल्कुल सही नहीं, है। आप जिन ऐसा। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर उन्होंने कहा कि आप लैप्रोस्कोपी कर लो, तो यानी वो कॉन्फिडेंट है कि लैप्रोस्कोपी से ये हो सकता है, तो डॉक्टर की मान सो लीजिए। डॉक्टर की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है, Absolutely। और डॉक्टर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा, आपके केस में क्या सही रहेगा। सर आजकल कुछ टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं ना जो फाइब्रॉइड डिसॉल्व करती हैं। टैबलेट्स मिलते हैं जो फाइब्रॉइड्स डिजॉल्व नहीं करते हैं। अच्छा। पर ये क्या है कि ये ट्यूमर जो बन गया है, एक बार बॉडी में ट्यूमर बन गया है, तो वो शायद मिरेकल से ही गायब हो सकता है। अच्छा। पर अदरवाइज टैबलेट्स मिलते हैं जिनसे ये फाइब्रॉइड का साइज श्रिंक किया या कम किया जा सकता है। पर ये टैबलेट्स भी आप दोगे तो ये टेम्पररी पीरियड के लिए दोगे, आप 6 महीने साल भर के लिए दोगे, 2 साल के लिए दोगे। एक बार आप टैबलेट स्टॉप कर दोगे तो ये वापस से बढ़ने लग जाता है। शायद उसका स्पीड कम हो बढ़ने का, पर डेफिनेटली बढ़ने लग जाता है। तो ये टेम्पररी रीजंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो जो पेशेंट्स प्रेगनेंसी का ट्राई कर रही हैं और फाइब्रॉइड असिम्प्टोमेटिक और छोटा है, उनमें शायद मेडिकल मैनेजमेंट कुछ दिनों तक ज़रूर, डेफिनेटली। try। पर ऐसा नहीं हो कि शायद इनको फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अच्छा। फाइब्रॉइड इनके इनफर्टिलिटी का कारण ही नहीं हो शायद। करेक्ट। सर मुझे ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये था कि कभी कभी ये फाइब्रॉइड मेडिकल इमरजेंसी करके भी आता है, स्पेशली जब पेशेंट प्रेग्नेंट होती हैं, रेड डिजेनरेशन फाइब्रॉइड। तो ये जिन औरतों को प्रेगनेंसी है और फाइब्रॉइड है, वो कब समझें कि उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है? किस ये कॉम्प्लिकेशन कैसे प्रेजेंट करता है? ये एक तो फाइब्रॉइड के दो मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेशंस याद रखने चाहिए। एक तो अगर फाइब्रॉइड बच्चेदानी में होगा तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं कि प्रेगनेंसी में बच्चेदानी बढ़ती है, उसका जो ब्लड सप्लाई बढ़ता है, वैसे फाइब्रॉइड भी बढ़ जाता है और उसके अंदर कुछ डीजेनरेशन यानी कि वो मांसपेशी एकदम सड़ने लग जाता है कहीं कहीं। एक वेरी कोर्स तरीके से मैं बता रहा हूँ, पर ऐसा होने की वजह से पेन हो सकता है, और अगर कभी भी ऐसा पेन हो ज़्यादा तो तुरंत चले जाना चाहिए। दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि अगर ये फाइब्रॉइड जो है ये बच्चेदानी के बाहर की तरफ हो और उसको एक ऐसे जैसे एक डंडी लगी हो, जैसे कि एक फल लटकता है एक पेड़ से, एक डंडी से, तो अगर इस पे मरोड़ आ जाए कभी तो भी पेन हो सकता है, इसको हम टॉर्शन बोलते हैं। तो ऐसा कुछ होगा तो तुरंत जाना चाहिए। और फाइब्रॉइड्स में अगर प्रेगनेंसी के साथ फाइब्रॉइड्स हो तो बहुत बार यूट्रस पे यानी बच्चेदानी में भी कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तो कभी ऐसे लगे कि कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं या ब्लीडिंग हो रहा है तो भी तुरंत जाना चाहिए डॉक्टर। कभी कभी ये फीवर करके भी, फीवर और हाँ, पेन yes, के साथ जब भी ये अक्यूट एब्डोमेन जैसा भी प्रेजेंट हाँ, करता है। कभी अगर डिजेनरेशन हो तो ये फीवर के जैसा प्रेजेंट कर सकता है। यानी कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो प्रेगनेंसी में तो पहले तो डॉक्टर के पास जाना ही सर चाहिए। अगर फाइब्रॉइड है तो क्या ये पेशेंट्स को डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है अगर कोई सर्जरी ना हो पहले तो? हाँ यार, फाइब्रॉइड्स के लिए सिजेरियन करना, अगर सर्जरी यानी सिजेरियन करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। अगर ये फाइब्रॉइड आपके नॉर्मल जो प्रेगनेंसी लेबर में बीच में नहीं आ रहा है अच्छा। तो आप नॉर्मल के लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। हालांकि एक बार फाइब्रॉइड के पेशेंट्स में डिलीवरी हो गई तो उसके बाद में जो ब्लीडिंग होता है तो वो कभी कभी ज़्यादा हो सकता है और उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन करने की नौबत आ सकती है। पर डेफिनेटली ऐसे कहीं भी नहीं है कि फाइब्रॉइड है तो आपने सिजेरियन, मतलब 100% सिजेरियन नहीं, हर केस टू केस, और Yes। बर्थ कनाल को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कि नहीं शायद उस पर डिपेंड करेगा। एब्सोल्युटली। पर एक चीज़ है, अगर फाइब्रॉइड के लिए अगर ऑपरेशन किया हुआ वो पहले, तो फिर सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड सेफर भी होता है, क्योंकि आप जब फाइब्रॉइड निकालते हैं यूट्रस में से और अगली बार जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बच्चेदानी थोड़ी सी वीक हो जाती है जहाँ पे हम टाके लेते हैं। Correct। तो हम लोग वहाँ पे फटने की यस ऐसे केसेस में इलेक्टिव LACS का बेटर हो जाता है। रहता अगर आपके डॉक्टर ने बोल दिया है कि अगर आप टाइम देखकर इलेक्टिवली कर लो तो ये बेटर है। सर ये ना एक कंसर्न रहता है कि पेशेंट था उस फाइब्रॉइड के साथ आया और हमने उसके सर्जरी करके निकाला और फिर कुछ दिनों बाद एक नया फाइब्रॉइड दिखने लगता है, तो ये किन कारणों से होता है? और ये मतलब ऐसा होता है ना? ऐसा हमेशा होता है और ये हम जो सोनोग्राफी में देखते हैं, MRI में देखिए फाइब्रॉइड, ये अगर
1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड दिख जाते हैं, कभी कभी 0.5 यानी आधे सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड भी दिख जाता है। पर शायद ऐसा कोई फाइब्रॉइड हो जो 1 मिलीमीटर का हो, 2 मिलीमीटर का हो, ये तो देखने में भी नहीं पता चले, ओपन करने में भी नहीं पता चले। जो आपने जो सोनोग्राफी के हिसाब से, एमआरआई के हिसाब से फाइब्रॉइड थे वो मैप करके उन सबको निकाल दिया, तो भी अंदर कोई एक छोटा सा फाइब्रॉइड हो सकता है जो अगले 3-4 साल में बढ़ सकता है, या तो जिन कारणों से फाइब्रॉइड हुआ था उन कारणों से नया वाला फाइब्रॉइड भी तैयार हो सकता है। तो इसमें डॉक्टर को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। सीडलिंग फाइब्रॉइड्स बहुत कॉमन है। हाँ, और ये काउंसलिंग का भी एक पार्ट होता है ना, सर्जरी के पहले की ये फाइब्रॉइड्स जो हैं वो वापस भी आ सकते हैं। ये सब तो आपको डॉक्टर बताएंगे, प्लस आपने भी क्वेश्चंस पूछ लेने चाहिए डॉक्टर से कि ऐसा हो सकता है क्या, क्या गारंटी है, तो एटलीस्ट वो खुल के बता सकते हैं कि ये ऐसा होता है। हाँ सर, आपकी प्रैक्टिस में कभी आपने देखा है क्या कि ये फाइब्रॉइड में कोई मेलिग्नेंसी हो, या हम लोग तो सुनते हैं बहुत रेयर है, बट आपका अपनी प्रैक्टिस में कभी आपने नहीं, मैंने आज तक मेरे प्रैक्टिस में किसी भी फाइब्रॉइड में ऐसे कैंसर देखा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि होता नहीं है, Correct. मेरे प्रैक्टिस में मैंने नहीं देखा है, पर बुक्स में मेंशन किया हुआ है कि कोई फाइब्रॉइड को कैंसर हो गया है, किसी फाइब्रॉइड में कैंसर हो गया है। पर मेरे ख्याल से एक फाइब्रॉइड में कैंसर होने के चांसेस उतने ही हैं जितने के बच्चेदानी में कैंसर होने के चांसेस हैं। ऐसा तो इसीलिए अगर हम कैंसर होने की वजह से बच्चेदानी को पहले से नहीं निकालते तो फाइब्रॉइड को भी उस वजह से निकालने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपकी उम्र है 50 साल और आपका मेनोपॉज हो गया है और आपके बच्चेदानी में अगर एक 4 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, अगर आपको लगे कि इसको निकाल देना या कोई बोल दे आपको कि इसको निकालना पड़ेगा, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि क्यों, उसको क्या होने वाला है, क्या ये कैंसर में चेंज होने वाला है। तो उसका आंसर है नहीं, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी जब मेनोपॉज आता है सर, तो ये साइज थोड़ा श्रिंक हो जाता है, अपने आप से श्रिंक हो जाता है, बिकॉज फाइब्रॉइड जो होता है वो जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनकी वजह से ग्रो करता है। तो मेनोपॉज के बाद में ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं, इसीलिए फाइब्रॉइड का साइज भी श्रिंक होने लग जाता है। सर अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ये फाइब्रॉइड कभी कभी यंग लड़कियों में होता है जो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो आजकल ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी करके भी एक ऑप्शन रहता है ना, उसके बारे में आप कुछ बताते हैं हमें। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या करते हैं कि अभी फाइब्रॉइड जो है वो बच्चेदानी के अंदर है, तो ये बढ़ रहा है क्योंकि इसको जो खून या रक्त का प्रवाह मिल रहा है, ब्लड सप्लाई मिल रहा है, हार्मोन मिल रहा है। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या करते हैं, इसका जो ब्लड सप्लाई होता है उसको ब्लॉक करते हैं। यानी अभी सबसे कॉमन तो चीज़ आपने सुना होगा कि एंजियोग्राफी किया हुआ है हार्ट के लिए। मतलब क्या करते हैं, वो हार्ट के किसी वेसल में कैथेटर डाल के वहाँ पे देखते हैं डाई डाल के क्या हो रहा है, और अगर वहाँ पे ब्लॉक हुआ तो वो बलून डाल के उसको बढ़ा देते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। तो वैसे ही खोलने के बजाय उस वेसल को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे कुछ डाल के जेल वगैरह डाल के उसको बंद भी कर सकते हैं। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, पर यूट्रस की, बच्चेदानी की ये एंजियोग्राफी करते हैं और फाइब्रॉइड के पास जाके वहाँ पे जो ब्लड वेसल होता है जो सप्लाई करता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, तो वो इवेंचुअली धीरे धीरे श्रिंक हाँ, धीरे धीरे फिर उसका ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से शुरुआत में उसके जो भी सिम्टम्स होंगे होते रहते हैं, धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो कम हो जाता है उसका साइज। थैंक यू सर, हमने बहुत कुछ सीखा फाइब्रॉइड के बारे में। सिर्फ अगर थोड़े से कुछ कॉम्प्लिकेशंस, ये जो आपने सर्जरीज बताई, इनकी कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन जो पर्सन को जानना चाहिए कि फाइब्रॉइड की सर्जरी हुई है तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्टेड हैं, और सर्जरी के बाद रिकवरी कितने समय में रिकवरी हो जाती है? ओके, तो ये जो सर्जरी है फाइब्रॉइड की सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक हो या ओपन माध्यम से हो, ये इसमें कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही। और हम एक ज़माने कहते थे कि जब भी आपको फाइब्रॉइड का ऑपरेशन कराना है तो सामने जो पेशेंट है उसके पास से ये लिखवा लेना कि शायद अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो बच्चेदानी निकालनी पड़ सकती है। ये ऐसे हम कंसेंट लेते थे, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कभी। बहुत 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 रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है कि हम ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं कर पाते, बिकॉज अभी बहुत सारे हमारे पास साधन आ गए ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए, पर ब्लड की ज़रूरत लग सकती है। ऑपरेशन के बाद में आपका जो रिकवरी है लैप्रोस्कोपी में थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो टाँके पड़ते हैं, इंसिशंस होते हैं, कम होते हैं। ओपन में भी अगर आजकल इतने सारे पेन किलर्स होते हैं तो रिकवरी बेटर रहती है, अच्छी होती है, पर लैप्रोस्कोपी से थोड़ी सी स्लो हो जाती है। सूचर रिमूवल तक तो नियरली सब लोग अच्छे नहीं, कोई भी पेशेंट 4 दिन से ज़्यादा तो हॉस्पिटल में रहने के लिए तैयार नहीं होता। तो जैसे हम बोलेंगे, आपने तो देखा होगा सिजेरियन इतने सारे होते हैं, तो जैसे सिजेरियन वगैरह होता है उसके बाद में जितना केयर लेते हैं ऑपरेशन में उतना ही केयर लेना होता है, सिवाय कि यहाँ पे बच्चा नहीं होता। तो आप नॉर्मल जो भी है वो सब कर सकते हैं।
सर हम लोगों ने एक्चुअली हमें ये पहले ही डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन फाइब्रॉइड के लिए डायग्नोसिस के लिए कौन से अच्छे टूल्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए? सबसे सिंपल टूल है कि अगर आप फाइब्रॉइड छोटा हो तो डेफिनेटली ये टूल्स लगते हैं। अगर फाइब्रॉइड बड़ा हो तो आपको खुद से महसूस हो सकता है कि कुछ बढ़ रहा है पेट में, नीचे पेट में बढ़ रहा है। एंड अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो उनके पास में सोनोग्राफी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड, या तो अगर सोनोग्राफी में अगर उनको देखना है कि कहाँ पर है, आगे है, पीछे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कितने हैं, तो 3D सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। अच्छा। बहुत रेयरली MRI की ज़रूरत पड़ सकती है, बट आजकल सोनोग्राफी के मशीन इतने अच्छे हो गए हैं कि सोनोग्राफी में, 3D सोनोग्राफी में सब कुछ दिख जाता है। थैंक यू सो मच सर। अब मुझे जाते जाते अगर आप मेरे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से फाइब्रॉइड के बारे में या किसी और बारे में, तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू हियर यू। ज़रूर। ये फाइब्रॉइड जो है, मुझे भी डर लगता है फाइब्रॉइड से हमेशा, क्योंकि जब ये यंग छोटी लड़कियों में होता है तो उनके पास तो उनका जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो तो बहुत लंबा होता है, तो इसको साथ लेके चलने में बहुत दिक्कत होती है, फिर इसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। इनको रोकने के लिए हमारे पास आज तक कुछ ऐसे स्पेसिफिक टूल्स तो है नहीं, पर कभी भी अगर आपके पास ऐसे प्रॉब्लम्स आए, जैसे सोनोग्राफी में आपने डिस्कवर कर लिया कि फाइब्रॉइड हो, तो एक तो चीज़ है कि डरना नहीं। मतलब क्योंकि ये कैंसर नहीं है और ये बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, मतलब इसका जो ट्रीटमेंट आप कर लीजिए, आपको सिम्टोमेटिक है आप तो इमीडिएटली कर लीजिए, सिम्टोमेटिक नहीं हो तो उसको ट्रीटमेंट जो है आप डिफ़र कर सकते हैं, आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं जब आपको एकदम कंफर्टेबल हो कि ठीक है अभी हमने सब जान लिया फाइब्रॉइड के बारे में, और आपको जब डिसीजन मेकिंग हो गया वो आपका, तभी आप जाके इसके लिए ऑपरेट करा सकते हो। पर इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास बहुत सारे मेडिकल और सर्जिकल मीन्स हैं इसको क्योर करने के लिए और ट्रीट करने। और हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट हैं जो बहुत दिनों से फाइब्रॉइड के जस्ट फॉलो अप में रहते हैं, जिन्होंने हम कुछ मेरे करते पास तो ऐसे भी पेशेंट्स हैं, बिकॉज ऑपरेशन से सबको डर लगता है, तो मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने करीब करीब 20-20 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड अपने पेट में रख के निकाल दिया। उनको बोलने के बावजूद उन्होंने बोला है, कहा है कि नहीं ठीक है, इतने साल से फाइब्रॉइड रखा है तो मेनोपॉज तक रख लेंगे ऐसा। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं, डर निकाल दीजिए फाइब्रॉइड के बारे में। और अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि कभी कभी वो बैक सिम्टम्स देता है, तो कभी किडनी पे प्रेशर दिया है या कुछ, तो वो डॉक्टर देख के सारा इमेजिन। हाँ, थैंक यू सो मच सर इतनी इलॉबरेट जानकारी के लिए, और आपको हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से जल्दी ही डिस्टर्ब करेंगे। थैंक यू सो मच श्रीराम सर। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए बहुत खुशी हुई।